दिसंबर 5, 1872 ब्रिटिश ब्रिग दे ग्रेटिया, जो कि एक शिप है, उसे 400 माइल्स दूर अजोर के आइलैंड से एक शिप दिखाई देती है। जब क्रू मेंबर्स उस शिप के पास में जाते हैं तो ये नोटिस करते हैं कि ये तो मैरी सेलेस्ट है, जो कि नवंबर 25, 1872 को रवाना हुआ था और उससे 8 दिन पहले ही उसे तो इटली पहुंच जाना चाहिए था। दे ग्रेटिया के क्रू मेंबर्स को ये लगता है कि मैरी सेलेस्ट के कैप्टन और उनके क्रू मेंबर्स को कुछ प्रॉब्लम हो और उन्हें हेल्प की ज़रूरत हो, तो वो उस शिप के अंदर चले जाते हैं। दे ग्रेटिया के क्रू मेंबर्स जब शिप के अंदर पहुंचते हैं तो वो ये देखते हैं कि क्रू मेंबर्स के सारे क्वार्टर्स में, यानी कि उनके कमरों में, उनका सामान मौजूद था। 6 महीने तक का खाना भी मौजूद था और 1701 अल्कोहल के बैरल्स भी थे, लेकिन उसे कंज्यूम करने के लिए एक सिंगल सोल भी नहीं थी। क्या हुआ उन क्रू मेंबर्स के साथ? क्या हुआ मैरी सेलेस्ट के कैप्टन के साथ, जो कि वो चलती शिप से अचानक गायब हो गए? और इसी तरह जन्म हुआ वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस केस, मैरी सेलेस्ट द घोस्ट शिप। मैरी सेलेस्ट को कनाडा में साल 1861 में लॉन्च किया गया था और वो अपने वक्त की वन ऑफ द फाइनेस्ट शिप थी। उसमें और भी काफ़ी सारे वोयाजेस हुए थे अंटिल नवंबर 7, 1872, जब मैरी सेलेस्ट न्यूयॉर्क सिटी से रवाना होती है अंडर द कैप्टेंसी ऑफ बेंजामिन ब्रिग्स, उसकी वाइफ सैरा और उसकी 2 साल की बेटी सोफिया, और उनके साथ रवाना हुए थे 7 क्रू मेंबर्स। उन्हें जेनोम इटली पहुंचना था, लेकिन भले ही वो इटली के लिए रवाना तो हुए बट कभी इटली नहीं पहुंच पाए। इटली क्या, उनका तो शिप से ही नामो निशान गायब हो चुका था। जब दे ग्रेटिया के क्रू मेंबर्स को वो शिप मिली थी तो उन्होंने उसे वापस करने का फ़ैसला लिया। जब उन्होंने उस शिप को वापस किया तो उन्होंने इसके लिए रिवॉर्ड की मांग करी, क्योंकि अगर वो चाहते तो वो इस शिप को बेच भी सकते थे। बट कोर्ट के दिमाग में कुछ और ही था। उन्हें ये लग रहा था कि मैरी सेलेस्ट के सारे क्रू मेंबर्स को इन्हीं लोगों ने कहीं मार के छुपा दिया है और शिप लेके यहाँ पर पैसा लेने के लिए आ गए हैं। 3 महीने तक केस चला और दे ग्रेटिया को उनके पैसे मिल गए, भले ही वो 1/3 थे $46,000 के। और धीरे धीरे लोग इस केस के बारे में बिल्कुल भूलने लगे, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। अंटिल 1884 में कॉनन डॉयल ने अपनी जे हबूकुक जेफेंसन स्टेटमेंट नहीं दी थी, जिसने इस केस को एक अलग ही रास्ते पर लाके खड़ा कर दिया और एक और बार लोगों को इस केस के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। भले ही कॉनन डॉयल की जो स्टेटमेंट थी वो फिक्शनल थी, यानी कि असली नहीं थी, लेकिन उनकी इस स्टेटमेंट की वजह से लोगों ने अलग अलग थ्योरीज लगाना स्टार्ट कर दी। लाइक हो सकता है कि कोई सी मॉन्स्टर आया हो जिसने मैरी सेलेस्ट पर हमला कर दिया, या फिर कुछ पायरेट्स जिन्होंने शिप को लूट लिया। बट लोग अपने अपने दिमाग की स्टोरीज लगा रहे थे। फिर कहानी में एंट्री होती है मैकग्रेगर की। इन्होंने कहा देयर सो मच नॉनसेंस रिटन अबाउट दिस लेजेंड। उन्होंने जब से ये स्टोरी सुनी, जब से उनका दिल इस स्टोरी में लग चुका था और उन्होंने ठान ली थी कि इस केस को वो सॉल्व करके ही रहेंगी। मैकग्रेगर ने सबसे पहले वो पॉसिबिलिटीज़ उठाई जो कि नामुमकिन हैं, जैसे कि सी मॉन्स्टर्स और पायरेट्स। सी मॉन्स्टर्स तो वैसे भी फिक्शनल हैं, उनके ऊपर कोई भी प्रूफ नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर हम बात करते हैं पायरेट्स की, पायरेट्स सामान क्यों छोड़ कर जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि क्रू मेंबर्स का सामान अभी भी उनके क्वार्टर्स में ही रखा हुआ था। पायरेट्स तो लूटने के लिए आए थे, तो उन्होंने क्रू मेंबर्स का सामान वहीं क्यों छोड़ दिया। फिर मैकग्रेगर ने कुछ और पॉसिबिलिटीज़ गैदर करी जो कि थोड़ी बहुत कुछ सच हो सकती हैं, जैसे म्यूटिनी, मतलब क्रू मेंबर्स ने अल्कोहल कंज्यूम की और उसके बाद शिप के कैप्टन पर ही हमला कर दिया। बट शिप का सामान काफ़ी अच्छी हालत में था, अगर ऐसी कोई लड़ाई हुई होती तो शिप की हालत ऐसी नहीं होती। और वैसे भी जब मैकग्रेगर ने उनके डिसेंडेंट्स से जब बात करी तो उन्होंने कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकते, वो काफ़ी अच्छे लोग थे, वो अपने कैप्टन पर कभी भी हमला नहीं कर सकते। तो ये थ्योरी भी एकदम बेकार हो गई। अगली पॉसिबिलिटी मैकग्रेगर ने ये सोची कि बैरल में से अल्कोहल के वेपर्स पूरी हवा में फैल गए, एंड एज वी नो अल्कोहल कितना ज़्यादा रिएक्टिव होता है फायर से, और इसी ब्लास्ट के डर की वजह से हो सकता है कि कैप्टन और उसके क्रू मेंबर्स ने शिप को अबेंडन कर दिया, यानी कि छोड़ दिया। बट जब मैरी सेलेस्ट मिली थी तो वहाँ बिल्कुल भी अल्कोहल की फ्यूम नहीं थी, और ऊपर से 1701 बैरल्स थे, जिनमें से 9 के अलावा बाकी सारे के सारे बैरल्स वाइट ओक से बने थे, जिसमें से अल्कोहल लीक होना बहुत मुश्किल होता है। इसका मतलब ये थ्योरी भी बेकार हो जाती है। और इसी के साथ जन्म होता है एक और नई थ्योरी का, जब ये पता चलता है कि 2 क्रू मेंबर्स का सामान शिप में मिला ही नहीं, और वो दोनों जर्मन ब्रदर्स थे, वोल्कर्ट एंड बोई लोरेंजन। उनका सामान उनके क्वार्टर में नहीं मिला, जिसकी वजह से काफ़ी लोग उन पर शक करने लगे। हो सकता है उन दोनों भाइयों ने ही बाकी के क्रू मेंबर्स और कैप्टन को किडनैप किया हो। बट जब मैकग्रेगर इनके भी डिसेंडेंट्स से बात करती हैं कि 1872 के स्टार्टिंग में ही उन दोनों भाइयों का सामान पहले से ही चुर चुका था, और ये वही साल था जिसमें मैरी सेलेस्ट ने अपनी लास्ट वोएज की थी।
और दूसरी बात, उनके पास कोई भी मोटिव नहीं था कि वो ऐसा करें। अब सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी रह गई थी और वो थी कैप्टन ब्रिग्स ने खुद ही शिप को अबेंडन कर दिया। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों किया होगा उन्होंने? उसके पीछे भी बहुत सारी स्टोरीज़ बनना स्टार्ट हो गई, कुछ सेंस बनाती तो कुछ नहीं। जब कैप्टन ब्रिग्स के डिसेंडेंट्स, नॉट लिटरली लाइक उनके भाई के पोते पोती, इन लोगों से ये सब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कैप्टन ब्रिग्स बिल्कुल भी डिप्रेस्ड नहीं थे, वो अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से जी रहे थे, तो बिना वजह में शिप को ऐसे ही अबेंडन नहीं करेंगे। अब मैकग्रेगर ने लॉग बुक चेक करना स्टार्ट की। लॉग बुक में सेलर्स अपने इवेंट्स के बारे में लिखते हैं, जैसे किस टाइम पर वो कहाँ पहुँच गए, डायरेक्शंस और बहुत सारी चीज़ें। लॉग बुक के हिसाब से मैरी सेलेस्ट को बहुत अच्छी जानकारियाँ हासिल होती हैं। उनमें से ही एक जानकारी ये थी कि शिप की लास्ट लोकेशन लॉग बुक में अजोर के सेंटा मारिया आइलैंड से 6 माइल्स दूर थी, जबकि दे ग्रेटिया के जब क्रू मेंबर्स ने देखा था शिप कम से कम 400 माइल्स दूर थी अजोर के सेंटा मारिया आइलैंड से। अब मैकग्रेगर ये इन्फॉर्मेशन लेकर रिचर्डसन के पास जाती हैं, जो कि शिप के बारे में काफ़ी कुछ जानते थे। वो रिचर्डसन से पूछती हैं कि क्या शिप बिना सेलर की भी सेल हो सकती है, मीन्स शिप तैरते तैरते धीरे धीरे आगे पीछे हो सकती है क्या? जिस पर रिचर्डसन ने कहा हाँ बिल्कुल हो सकती है, बस उसके लिए करेक्ट टेम्परेचर, टाइम और प्रेशर चाहिए होता है। अब मैकग्रेगर 1700 से 1900 तक जितनी भी शिप रवाना हुई थी उन सब की डिटेल्स देखने के लिए चली जाती हैं, जहाँ पर उन्हें एक चीज़ पता चलती है कि मैरी सेलेस्ट उसके लास्ट सफ़र से पहले उसमें कोल को एक्सपोर्ट किया गया था, मतलब उसके अंदर अभी भी कोल की काफ़ी धूल होगी और डिबरी भी, जिसकी वजह से शिप का एक पंप पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। और उनकी लॉग बुक के हिसाब से उनका क्रोनोमीटर भी ख़राब था। और इन सब चीज़ों से ऊपर नवंबर के कुछ लास्ट डे में 1872 में काफ़ी सारे तूफ़ान आए थे, जिससे ये पॉसिबिलिटी बनती है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स की वजह से कैप्टन ब्रिग्स ने जो भी आसपास की सबसे पहले लैंड देखी, जो कि सांता मारिया आइलैंड की थी, उन्होंने वहीं शिप रुकवा ली और वो लोग सांता मारिया आइलैंड पर चले गए होंगे और शिप धीरे धीरे सेल करती हुई 400 माइल दूर आ गई होगी अजोर के सेंटा मारिया आइलैंड से, जब डे ग्रेटिया के मेंबर्स ने उसे देखा होगा। लेकिन अभी भी सब लोग क्लूलेस थे कि अगर वो सेंटा मारिया आइलैंड पर गए भी थे तो कभी दिखे क्यों नहीं, लाइक वहाँ पर तो लोगों का आना जाना भी रहता है। इसी तरह डिस्पाइट बीइंग द बेस्ट थ्योरी, इसने भी बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करी, बट ये थ्योरी सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट रही। भले ही मैकग्रेगर ने कहा है कि वो पूरी कोशिश करेंगी इस केस को सॉल्व करने की, देखते हैं मैकग्रेगर का अगला कदम क्या होगा। क्या ये थ्योरी कभी भी सॉल्व हो भी पाएगी या नहीं? क्या हुआ इन क्रू मेंबर्स का, किसी को कुछ आइडिया नहीं। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा उनके साथ? तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। इससे मुझे बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।